सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 2023 के इलेक्शन की अब बात हो रही है। 2023 के इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए ईवीएम मशीन के इस्तेमाल पर हुकूमत जोर दे रही है। हुकूमत का ये कहना है कि अगर चाहते हैं, अपोजिशन ये चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में हमारा साथ दें, यहाँ बैठें, हमसे बात करें, तजावीज़ दें। ये वो लोग हैं ना सिर्फ वो ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में हो, ना ही वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है नाज़रीन, ईवीएम मशीन में पहले भी हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम पर। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, किस तरीके से ये इस्तेमाल की जा सकती है, इसके साथ लूप होल्स क्या आ सकते हैं, क्या मुश्किलात इसमें आ सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर तो मैंने बात की। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि अब जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल करने हुकूमत जा रही है, जिस पर अपोजिशन का इख्तलाफ बरकरार है। अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत अपने लिए ये मशीन जो है वो इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इस मशीन की डेमोस्ट्रेशन वज़ीर आज़म इमरान खान को दी गई, फिर दीगर जो वज़रा थे उनको भी दी गई, फाफिन, पिलडाट और तमाम तर लोगों को भी ऑफ़र की गई है शिबली फराज की जानिब से कि आएँ और इसकी डेमोस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर देखें कि ये ईवीएम मशीन कैसे इस्तेमाल करती है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें जो रैम में शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सरवर बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर फाफिन, बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। पिछले ही दिनों शिबली फराज साहब ने ऑफ़र की और ये कहा कि फाफिन, पिलडाट तमाम तर तंजीमें आएँ, देखें, मुआयना करें ईवीएम मशीन का और हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करते हैं किस तरीके से ये ईवीएम काम करेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस्तेमाल है वो वाकई इलेक्शन को शफाफ बना देगा? कि पहली बात तो ये है कि शिबली फराज साहब ने हमें भी बुलाया था मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद वो मशीन जो है वहाँ पड़ी थी। उसके जो 3 यूनिट है, बल्कि मैं कहूँगा 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल वो मशीन है, जिसमें प्रिंटर है, जिसमें वो बैलेट पेपर की तरह का एक उन्होंने सिस्टम बनाया है, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम हैं और उनके जो इंतखाबी निशान होते हैं वो बने हुए, और उसके सामने बटन है। और इसके अलावा जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास एक मशीन होगी जिससे वो प्रोसेस को आगे चलाएगा। तो मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद यकीनन हमें उस पर एतमाद कुछ हमारा बड़ा है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी जिसमें हमें भी शकूक व शुबहात थे वो दूर हुए हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना ईसीपी की जिम्मेदारी है, ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ईसीपी की ओनरशिप, और जो कि हाल ही में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाली है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो जो शिक नंबर 103 है इलेक्शंस एक्ट 2017, उसमें जो लिखा हुआ है कि ईवीएम और बायोमेट्रिक को टेस्ट किया जाएगा ज़िमनी इंतखाबात में। तो वो तो अभी तक नहीं हुआ। अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, काश के इसमें इस्तेमाल कर ली जाती तो कुछ शकूक व शुबहात दूर हो सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक ट्रस्ट और जो पॉलिटिकल हमारी क्लास है उसका एक कंसेंसस का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्तलिफ अदारे हैं पाकिस्तान में, मार्केटें हैं, मंडियाँ हैं, मसाजिद हैं, और इसके अलावा जो है कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी इस मशीन को टेस्ट होना चाहिए, मॉक वोटिंग होनी चाहिए, मॉक उसका जो है रिजल्ट तैयार होना चाहिए, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बढ़े। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल सिर्फ 2 साल हैं। 2 सालों में मशीन का तैयार होना, मशीन को एक्सेप्ट करना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो पहले से ही उसका स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, ना कि जिस तरह 2018 में जो है सही बात की। मसला पर हो गया आपका था वो पॉइंट बड़ा मसला अच्छा ना है। हो।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि आवाम ने इस्तेमाल करनी है तो आवाम को तरीक़ेकार इसका आना चाहिए, आवाम में आप लेकर जाएं ताकि आवाम को पता हो और फिर ये भी पता हो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को कि कितनी मशीन्स चाहिए होंगी जब इलेक्शन में अगर इसको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी आम है सरवर साहब, आपने कहा कि आपका एतमाद बढ़ा, जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन हुई तो एतमाद बढ़ गया कि ठीक है ये मशीन बेहतर है, लेकिन इस मशीन में कोई ख़राबियाँ जो आपको नज़र आई हों, कोई ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है इलेक्शंस में? देखिए, जो खराबियां हैं वो बुनियादी बात जो है, एक बात रह गई है और वो शिवली फराज साहब ने हमारे साथ शेयर भी की थी, और वो थी कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो धांधली करना चाहे तो वो उसका कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं हर पार्टी के, हर उम्मीदवार के, वो वहाँ बैठे हों, उनकी तरबियत की गई हो और उनको सारी सिक्योरिटी भी हो, और जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं वो सब गैर जानबदार हों। तो सिर्फ एक मामला है कि जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर है, अगर कोई शनाख्ती कार्ड लेके आता है और उसको शनाख्ती कार्ड को ऐसे बंदे का शनाख्ती कार्ड है जो फौत हो चुका है और वो उसको स्वाप कर दे, वो कि वहाँ पर वो लिस्ट उन्होंने दी है। ये सबसे अहम उसकी बात ये है कि हर जो मशीन होगी उसके उसके अंदर उस पोलिंग स्टेशन पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं सबके नाम सामने उसके स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो अगर उस हलके में कोई ऐसा शख्स है जो वफात पा चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं किया गया, तो उसका खतरा मौजूद रहेगा कि वो उसका कोई वोट और आके डाल जाए। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 2018 में भी और 2013 के इंतखाबात में भी बहुत बड़े लेवल पर जो है फार्म जिसके ऊपर रिजल्ट तैयार किया जाता है, वो उसकी शिकायत हारने वालों उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में की थी। 2013 में तो बहुत बड़ी तादाद थी, 2018 में फार्म भी 45 का जिक्र तो मुस्तकिल आता फार्म 45 और उससे पहले फार्म 14 होता था। तो वो जो मामले हैं वो यकीनन इस मशीन से वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन रिजल्ट तैयार होना है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन ने करना है, जो कि चंद सेकंड में तैयार हो सकता है। और इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास टेलीफोन होगा, वो टेलीफोन से वो लेंगे और आगे वो ट्रांसफर कर देंगे। राइट सरवर भाई साहब, आपका पॉइंट आया। शौकत फराजा साहब, चलें हुकूमत बिल्कुल चल सही है, हम ये समझते हैं हुकूमत वाक़ईतन ये चाहती है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों, ये जो इल्ज़ामात हैं कि धांधली हो गई, वोट चोरी हो गया, ये ना हो। लेकिन सिस्टम को कैसे चेंज करेगी हुकूमत? ज़ाहिर है सिस्टम जो कि इतना बुसीदा हो गया है, इतना गल सड़ गया है कि टिकट देने से लेकर वोट बेचने तक जहाँ जहाँ पैसा चलता है उसको कैसे रोका जाएगा? उसको रोकने के लिए कौन मैकेनिज्म लाएगा? बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब ने जो बुनियादी नुक्ता उठाया है, मैं उसी पे पहले बात करूंगा, एतमाद वाला, कि इस मुल्क में एतमाद है ही नहीं। चाहे आप जो मर्जी कर लें, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जमीन आसमान जितना फर्क है। अब हुकूमत बार बार कहती है कि आकर बैठें। इस मुल्क में धांधली की शिकायत इसलिए आती हैं कि धांधली होती है, ये बेबुनियाद शिकायत नहीं होती, ये सब मानते हैं। मुझे याद है 2014 में इमरान खान खुद खड़े होकर कहा करते थे कंटेनर पे कि 1970 के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन धांधली का शिकार हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद में बैठ के CDA का जो इलेक्शन होता है वो भी रिग्ड इलेक्शन होता है, इन्फ्लुएंस्ड इलेक्शन होता है। तो नंबर 1, क्या वाकई हमारी नियत है कि हम फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि जी एक दफा फ्री इलेक्शन करवाया था और मुल्क टूट गया था उसके नतीजे में। अगर ये सोच पाई जाती हो और उस सोच का पब्लिकली इजहार भी किया जाता हो तो फिर नियत में है कि हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। नंबर 2, दूसरा नुक्ता जो अभी आपने भी बात की कि इस बात को कैसे रद्द किया जाए कि मशीन में तो आप डाल रहे हैं, लेकिन एक ही बार आदमी आकर वो 100 वोटों की जो गथी है एक ही बंदा उस पे स्टैंप करता रहे, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसमें फराचा साहब जो मशीन है उसमें ये मुमकिन नहीं होगा। सही, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आपके सामने कि मशीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब तक नियत नहीं है उस वक्त तक इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो अपनाना है ना इलेक्शन धांधली रोकने का। टेक्नोलॉजी में
टेक्नोलॉजी बाकी कामों में हम यूज कर रहे हैं, तो अपोजिशन को चाहिए एक बार बैठे तो सही, सुने तो सही। वो ऐसे पब्लिक हेयरिंग में मत जाए, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटीज का इजलास होता है उसमें तो बैठे, एक दफा डिमॉन्स्ट्रेशन देखे तो सही। फिर जैसे सरवर बारी साहब हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ अपोजिशन मुशावरत करे। जो अभी ये पॉइंट्स बता रहे हैं, यही पॉइंट्स ये अपोजिशन इनके साथ शेयर करे बैठ के, इसलिए नहीं कि वो फिर प्रोपोगेंडा चलें, किया आप गया। ये कह रहे हैं, हम अपोजिशन का ही मौक़िफ़ ले लेते हैं कि आखिर अपोजिशन डिमॉन्स्ट्रेशन में या बातचीत में या तजावीज़ में बैठना क्यों नहीं चाहती है। चौधरी जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, आखिर क्या वजह है कि हुकूमत बैठना नहीं चाहती है, हुकूमत के साथ अपोजिशन बैठना नहीं चाहती, वो सिर्फ इस बात को रद्द क्यों करने में लगी हुई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये हुकूमत चाहती है कि इस्तेमाल हो, अगर धांधली रोकना है तो बैठ तो जाएं, सुन तो लें कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी अजीब बहस और बहुत सारे दिनों से चल रही है। मुझे कोई एक नोटिफिकेशन बता दें, जनाबे वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट से हो, स्पीकर साहब के सेक्रेटेरिएट से हो, चेयरमैन सेनेट के सेक्रेटेरिएट से हो, जहां पे पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया हो कि आइए बैठिए, बैठ के इस पे बात करें। बता दें मुझे कोई है, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा है तो वो आए ऑन रिकॉर्ड कहे कि बाबर अवान साहब ने ज्वाइंट सेशन का कहा है कि ज्वाइंट सेशन कर लेते हैं इस पर। देखिए, ज्वाइंट सेशन जरूर करें, क्यों नहीं करेंगे, ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। बाबर अवान साहब ने तो कल कहा है जी वो ऑपोजिशन माने ना माने हम करेंगे, सिंगल वोट से भी करेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो हुकूमत आई है इनकी ना कोई सोच अपनी है, ना मंशूर अपना है, ना ये वजारतें खुद से बना रहे हैं, ना कोई एक काम इनका वो नहीं है जो खुद से कर रहे हो। अच्छा, ये लाए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं, जो कुछ फीड किया जाता है वो कर गुजरते हैं। अब बताइए कि जब इंडिया ने हमला किया, इमरान खान साहब ने ऐसा एहतमाम किया बीइंग ए लीडर ऑफ द हाउस कि मिल बैठे सारे इकट्ठे हो जाएं। ये अभी अफगानिस्तान के मसले पे ले लें, शायद आप इस पे बात ना करना चाहें, लेकिन मुझे बात करना जरूरी है। मैंने बहुत सारे अपने तालिब भाइयों के जनाजे अपने कंधों पे उठाए जो अफगानिस्तान में शहीद हुए। तो क्या इमरान खान साहब ने काबीना का कोई इजलास किया? आज से महीना 2 महीने पहले पता था कि क्या होने जा रहा है। क्या कौमी असम्बली का इजलास इसके ऊपर हुआ? क्या सेनेट का इजलास हुआ? क्या मुश्तरका इजलास हुआ? भाई आपके पड़ोस में क्या से क्या गुजर गई और क्या गुजर रही, 10 साल क्या गुजरनी है। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत किसी मामले में संजीदा नहीं है और वो इस मामले में भी संजीदा नहीं है? नहीं जी, मुझे नहीं लग रहा, उनको लाने वालों को भी अब यही लग रहा है, वो भी इस बात पे परेशान है। कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें जनाबे इमरान खान साहब ने, हाँ ठीक है हम चोर हैं, हमने चोरी की। बाबर अवान साहब तो दूध के धुले और आबे जमजम में नहा के आए, ठीक है जी। फिरदौस साहब जो है वो भी बिल्कुल पाक दामन है और वो कोई करप्शन अच्छा, आप ये तजवीज दे दें, आप ये तजवीज दे दें, मुस्लिम लीग नून तजवीज दे दे कि आखिर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, कैसे मुमकिन है, आप बता दें। देखिए सुमैया, आप बड़ा, मैं तो सजा भुगतता हूँ सीधी बातें करने का। अच्छा। मैं वो रुकने कौमी असम्बली हूँ जिसने इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ के पर्चियां भी बचपन में काटी हैं। मैंने खुद अपने हाथ से पोस्टरों के ऊपर लेवी लगा के और दीवारों पे चिपकाए हैं। सही। मैंने दरियां बिछाई हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि शफाफ इलेक्शन, बहुत महदूद शिकायती इसके मुतालिक कि जो पोलिंग अमला वहां पे बैठा हुआ है वो कोई गड़बड़ करता है या कोई बहुत ही खुद सर ऐसा कैंडिडेट हो जो अपने 2-4 देहात में ये कर लेता हो। हम तो इस बात को रोकते हैं कि वो जो दस्का में धुंध पड़ती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसे रोकेगी? चले, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के ले गए। चले, आप ही कहते हैं कि ये जो मामला है ये ऐसे हल होने वाला नहीं है। सुनाए। वो डस्का के अंदर उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड नहीं करता, डीसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन सबको क्या सजा मिली? उन्हें किस मुकाम पे ले जाया गया? यकीनन किसी बाअसर शख्सियत और कोई हुकूमत या कोई जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कहलवाना पसंद करते हैं, वो कहीं लेकर गए होंगे, वहां पे बदले गए। वो चीजें क्यों नहीं सामने लाई गई?
चलें वो ठीक अगर है, सामने आप ज़्यादा लाएंगे- बेहतर है, बिल्कुल सही जाफर इकबाल साहब का पॉइंट आया, ज़्यादा बेहतर है कि कुछ चीज़ें अगर सबूत की बुनियाद पर की जाएं तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बातों का हल होना चाहिए, सिर्फ बातों पे बातें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि मिल के बैठें। चौधरी मंजूर साहब से ही बात कर लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा में ज्वाइन करें। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ये कह रही है कि अगर अपोजिशन ये चाहती है कि 2023 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों तो ईवीएम पे बात करें, और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो, इस पर बैठें, तजावीज़ दें। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रॉब्लम यही है कि वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन को समझ रहे हैं। असल इशू ये है कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कैसे होती है, ये इसका बहुत छोटा सा पार्ट है। उस पे वो आने के लिए तैयार नहीं है, बस सिर्फ उसका उन्होंने किसी न किसी इशू पे शोर करना होता है, वो शोर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन में पैसे का अमल दखल है, उसको कम करने के लिए क्या तरीकेकार है? वोटिंग की सेल परचेज पे क्या है? जो पार्टियां तोड़ी जाती हैं उस पे क्या है? किसी पे कोई इनका होमवर्क है? कोई नहीं, बस एक तमाशा उन्होंने खड़ा करना था, वो खड़ा कर दिया। चले, आप ये कह रहे हैं कि एक तमाशा खड़ा किया है, तो क्या कोई तजावीज़ नहीं मांगी गई? क्या नहीं बिठाया जा रहा, बात नहीं की जा रही आप लोगों से? लेकिन ना, ये इनका इशू है। ये पहले तमाशा खड़ा कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं आकर हमारे साथ बैठेंगे, हमने कर दिया, ऑर्डिनेंस भी कर दिया, ये भी कर दिया। इस पे तो खुद इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सारी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि किस तरह से ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन को इस्तेमाल किया जाता है धांधली के लिए, और कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो वो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वो करेगी, वो ले आएगी, और वो ले आते हैं, और जिस तरह कह रहे हैं कि तरमीम करके ले आते हैं, तो फिर क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको? आप, मेरा ख्याल है पूरा प्रोसेस नहीं समझ आ रहा मीडिया को। जबरदस्ती कैसे ले आएंगे? आपका ख्याल है जबरदस्ती ले आएंगे? कैसे ले आएंगे? कानून साजी करके? इलेक्शन कमीशन ने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने हैं, तो वो अगर तस्लीम नहीं करता, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, बाकी सारी सियासी जमातें नहीं करती, तो इन्होंने अकेलों ने इलेक्शन लड़ना है, ये कैसे होगा? ये इस तरह से हो नहीं सकता, होता ही नहीं। अगर तो पीटीआई अकेली ने इलेक्शन लड़ना है तो ठीक है, फिर तो जबरदस्ती ले आए। अगर बाकी जमातों ने भी लड़ना है तो जो भी इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी वो बाकी जमातों की मुशावरत से हो सकती हैं, अकेले एक पार्टी के। चौधरी साहब, जाते जाते बस ये बता दें कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? ये दोबारा मार्च करने को खड़ी हो गई है पीडीएम, क्या हो पाएगा? नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ हैं। उम्मीद है इस बार जो ऐलान किया है उस पर अमल दरामद करेंगे और इस्तीफे भी देंगे, इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि वाकई एक खड़ा किया गया है अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से, कुछ होगा भी या नहीं, वाकईतन अवाम को कहीं इस बार भी बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू शो। सरवर साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई हुकूमत संजीदा है और हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में कहीं नुकसान सिर्फ आवाम का ही तो नहीं होगा, जो हमेशा सोचती है कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट जो है वो पड़ा भी है और वही बना है जिसको हमने चुना था? देखिए, हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास की तबाही होती है, और जब एलीट आपस में लड़ेगी तो फिर जाहिर है नुकसान तो इस मुल्क का और आवाम का होगा। उनका क्या जाएगा, उनके तो बहुत सारे दौलत मुल्क से बाहर है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि सारा मामला ईवीएम पे क्यों अटक गया है। जैसे पराचर साहब ने कहा और बाकी दोस्तों ने बात की है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक शख्स जो है वो 10-10 जगह से इलेक्शन लड़ता है, और उसके बाद हर जनरल इलेक्शन के बाद एक हमें मिनी जनरल इलेक्शन करवाना पड़ता है, जिस पर अरबों रुपए फिर खर्च होते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में इस किस्म का कानून नहीं है। और ये सारी जो अपोजिशन है इस वक्त और रूलिंग पार्टी है, इन्होंने 2017 में जो एक्ट बनाया है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो हमारा आइन का आर्टिकल 38 है जो मोनोपोलीज के खिलाफ है।
तो ये जो हमारे असम्बलीज हैं, चंद 100 ख़ानदानों का उनके ऊपर कब्ज़ा है। हमारी मईशत और मालियत पर 33 ख़ानदानों का कब्ज़ा है एक यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक। तो सियासत में, मालियत में, मईशत में, समाज में अगर चंद ख़ानदानों की इजारादारी हो जाएगी तो ऐसे समाज बहुत अरसे तक पुरअमन तरीके से तरक्की नहीं कर सकते, उनमें खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी जामे तजावीज़ लेकर आना चाहिए, और सबसे अहम जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डेफिनेशन ही हमारे कानून में नहीं है। सही बात है। तो पहली बात तो ये है कि उसको डिफाइन तो करें, फ्री इलेक्शन से मुराद इनकी क्या है कानून में, फेयर इलेक्शन से हमारी कानून के मुताबिक क्या वो है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको बेहतर तो किया जाना चाहिए, और इसके लिए अपोजिशन को आउट राइटली जो है रिजेक्ट करने का जो मामला है कि वो कह रहे हैं ईवीएम हमें मंजूर नहीं है, हम बात ही नहीं करना चाहते, तो ये तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने उनको वोट दे के असम्बली में भेजा है, उनको कोई राइट नहीं दिया जा सकता है अपोजिशन को या इवन हुकूमत को कि वो अपनी मनमानी करें। अगर जिसको भी कोई एतराज है तो वो अपना एतराज जो है उसके लिए अवाम को जो है वो एजुकेट करें कि किन बुनियादों पर ईवीएम को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और हुकूमत किन बुनियादों पर इलेक्शन को ईवीएम के जरिए करवाना चाहती है। महज ये कह देना कि हम करवाएंगे तो ये काफ़ी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप किया जाए, और ये हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत कह रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस पर अपनी बात करनी चाहिए। कानून के तहत तो ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने की। बड़ी अच्छी आपने बात अभी जैसे कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं तो इसमें ईवीएम को तजर्बे की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तजुर्बे की बुनियाद पर एटलीस्ट इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सरवर बारी साहब, एटलीस्ट इसको तजुर्बे की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। आवाम का एतमाद हासिल करना बड़ी अहम बात है, ये सोचना चाहिए दोनों तरफ, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। शौकत पराचा साहब, बचपन से ही हम यही सुनते आए, ये धांधली होती है, वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं और ठप्पे लगते हैं, अपनी मर्जी के वोट दिलवाए जाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाली नस्ल भी क्या यही सुनती आएगी और यही देखती आएगी, या कोई तब्दीली आएगी? देखिए, ठप्पे लगते रहे, रेफरेंडम होते रहे, इलेक्शन में धांधली होती रही, लेकिन हर दौर में इसके खिलाफ आवाज़ भी उठती रही है। ये नहीं है कि किसी ने इसको तस्लीम कर लिया। 90 का इलेक्शन जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में असर खान की पिटीशन आई थी, जनरल असद दुरानी साहब का वो आया था, एक स्टेटमेंट आया था, एफिडेविट था, फिर पीपल्स पार्टी ने एक वाइट पेपर शाये किया था। 2013 के बाद 2014 में इमरान खान जो धरना लेके आए थे, उसका बुनियादी तो ग्रीवेंस यही था कि 4 हल्के आपने नहीं खोले तो लिहाजा धांधली ज़दा इलेक्शन थे। अब की जो अपोजिशन है ये तो पहले दिन से कह रही है कि आप सिलेक्टेड हैं, आप धांधली के ज़रिए धांधली की पैदावार हैं। मतलब ये है कि शिकायत भी होती रही हैं लेकिन वो अमल भी जारी रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई रुकावट बनती है और इसको अगर अपोजिशन के साथ पहले शेयर किया जाता, इतना ज़्यादा अभी जितना हुकूमत ऑब्सेशन का शिकार नज़र आ रही है, इससे तो लग रहा है कि कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। अच्छा। वरना इतनी ऑब्सेशन ना होती। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई ज्वाइंट सेशन में ये कोई ऐसा कानून पास करवा लेते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम तो कानून पर अमल दरामद करना है। फिर कमीशन बाउंड हो जाएगा उस सिस्टम के जरिए, उस निज़ाम के जरिए। पॉलिटिकल पार्टीज के पास फिर क्या ऑप्शन बचेगा? बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट 85 की इलेक्शन का बाइकआउट का एक ही सबक पार्टियों ने सीखा है कि आप फील्ड ओपन ना करें किसी के लिए। मसलन जैसे इसी इलेक्शन में 2018 के फौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था और आप तक कह रहे हैं रिजाइन करने का, तो सियासी जमातों ने रिजाइन नहीं किए कि आप ओपन फील्ड ना दें किसी को। कल को अगर ज्वाइंट सेशन में ये एक्ट पास हो जाता है, 103 का सेक्शन सी या 3 जो है वो उस कर ली जाती है, तो सियासी जमातें जो अपोजिशन है उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान पैदा हो सकता है। बिल्कुल जी कंप्लीट कीजिए, बराचा साहब कंप्लीट कीजिए। लिहाजा जो अपोजिशन है वो आउट राइटली रिजेक्ट करने की बजाय वो
स्टेक होल्डर्स के साथ, मैंने पहले ही एग्जांपल दी, सरवर जी। बारी साहब जैसे जो लोग काम कर रहे हैं इनके जी। साथ बैठे, काउंटर प्रपोजल तो ले आए, बिल्कुल, लोगों को काउंटर बताएं प्रपोजल कि लाएं, बात करें, बात की गुंजाइश हर जगह होती है, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, बात करें, उसको रिजेक्ट एकदम से ना करें। बहुत शुक्रिया आपका शौकत पराचा साहब और सरवर बारी साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज बड़ी एक अहम खबर, बड़ी अफसोसनाक खबर पर बात करें जो कि कल सामने आई और कश्मीर की सियासी मंजरनामे पर, कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, जिनका इंतकाल हो गया। बहुत अरसे से नज़रबंद थे, बहुत अरसे से अलील थे और इस कैदो बंद में ही उनका इंतकाल हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके इंतकाल के बाद भी सूरत हाल बजाय बेहतर होने की ख़राब हो गई और उनकी दस्ते खाकी को उनके घर वालों से छीन कर और करीब ही एक कब्रिस्तान था हैदरपुरा, वहाँ पर उनकी तदफीन कर दी गई, जिसमें घर के कुछ ही फ़र्द उनके 2 बेटों समेत शरीक हो सके और सिर्फ इस बिना पर एक पूरा पहरा लगा दिया गया। कर्फ्यू की सूरत हाल पूरे मकबूजा कश्मीर की वादी में नाफिज कर दी गई, कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं, कहीं रश ना हो जाए, कहीं लोग हुर्रियत रहनुमा की तदफीन में शिरकत ना कर लें। और अब ये सूरत हाल है कि पूरी वादी नज़रबंदी में है, सिक्योरिटी को वहाँ पर सख्त कर दिया गया है, वहाँ पर पाबंदियाँ और सख्त कर दी गई हैं, मवासलाती निज़ाम जो है वो लोगों का ख़त्म हो गया है, इंटरनेट की सर्विस बंद है, हर तरह का राब्ता मुनक़ता कर दिया है। काबिज़ भारतीय फ़ौज जुल्म सितम मज़ीद ढा रही है और घरों में लोगों को बंद कर दिया। सैयद अली हैदर गिलानी साहब जो कि 10 साल तक कैदोबंद में रहे और इन सऊबतों को उन्होंने झेला और उनका एक जुमला बड़ा तारीख़ी है और जो जुमला उन्होंने कहा था वो यकीन सबको याद रहेगा कि अगर ये मकबूजा जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिल जाए, ये पाकिस्तान से मिल जाए और हम इस दुनिया में ना रहें तो हमारी कब्रों पर आके हमें ज़रूर इसकी इत्तला कर देना। तो सलाम है इस शहीद को, बुज़ुर्ग को, जिन्होंने एक बहुत तवील अरसा जद्दोजहद लड़ी। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर बात, ये सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और यासीन मलिक की अहलिया भी हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस का दिन है, कल उनका इंतकाल हुआ और आज जिस तरीके से उनकी तदफीन हुई, सुबह के वक्त जिस तरह दस्ते खाकी को छीना गया और जिस तरह पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज किया गया, क्या कहेंगे आप? आज तो वैसे भी कल रात से ही जो क़यामत टूटी है हम सब के ऊपर कि इतने बड़े रहनुमा जो मतलब कि सीनियर मोस्ट हुर्रियत के हमारे रहनुमा, सारी ज़िंदगी जिन्होंने वक्फ कर दी कश्मीर की आज़ादी के लिए और उनका जो प्रिंसिपल स्टांस था हक़ खुदरादियत का, उससे एक लम्हा भी वो पीछे नहीं हटे और डट के खड़े रहे और बहुत बड़ी छाँव थी हम सब के ऊपर। तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हम में नहीं है, क्योंकि उनका हमेशा से यही होता था कि गिलानी साहब जो हैं बेशक हाउस अरेस्टेड हैं मगर जिंदा हैं, आते हैं, हम सब के सिरों पे उनका साया है। तो उसी गम को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है और फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से, जिस बेरहमी से उनकी डेड बॉडी को उनके घर वालों से छीना गया ज़बरदस्ती से और उनको मारा पीटा गया, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके बेटे को, उनकी डॉटर लॉ कितनी इंजर्ड हो गई और फिर जिस तरीके से उनको अर्ली मॉर्निंग ज़बरदस्ती उनको एक जगह पे दफनाया गया और जहाँ पे उनको शहदा की कब्रिस्तान जो है वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं दी गई उनकी फैमिली को कि वहाँ पे उनका जनाजा हो और उनको वहाँ पे दफनाया जाए। तो ये तो इसकी मैं क्या बंदा कह सकता है, क्योंकि इतनी फिरौनियत जो कि हमने दुनिया में हिस्ट्री उठा के आप देख लें कि आपने कभी सुना होगा कि किसी इंसान के साथ, और ख़ास तौर पे जो इतना बड़ा लीडर हो अपनी कौम का, तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए और कि हमें उनको मतलब कि उनके मरने, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मरने के बाद भी ये बर्बरियत है। और ना सिर्फ ये कि हैदरपुरा जाने वाले जो लोग थे जो कब्रिस्तान की जाने जाना चाह रहे थे, उन पर भी भारतीय फ़ौज ने तशद्दुद किया, पूरे जम्मू कश्मीर को बंद कर दिया, मवासलाती राब्ता कट गया है। जो हुर्रियत रहनुमा अभी भी कैदो बंद में हैं, यासीन मलिक साहब के साथ और भी लोग हैं, उनकी हालत अभी कैसी है? देखिए, इतना खौफ, इतना डर है इनको बुखलाहट का इतना वो शिकार रहते हैं ये हिंदुस्तान की सरकार के, चाहे जितने लाख वहाँ पे वो डिप्लॉय कर दें, अपनी आर्मी कर दें, कर्फ्यूज लगा दें, लोगों को नज़रबंद कर दें, हर लिहाज से मतलब अगर देखा जाए तो, मगर वो जो उनका जो जज्बा हुर्रियत है, जो उनका अकीदत और जो उनकी प्यार है सैयद अली गिलानी साहब के साथ,
जो हमारे रहनुमा हैं, इतने अजीम तरीन हुर्रियत रहनुमा जिनकी वफात हुई है। तो पूरे जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हर जगह इस वक्त चीखो पुकार है और लोग रो रहे हैं और मातम चल रहा है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वो आ रहे हैं श्रीनगर की तरफ। और कर्फ्यू इतना स्ट्रिक्ट शूट टू किल है और बहुत जगहों के ऊपर इस वक्त अरेस्ट हो रहे हैं और बहुत से लोगों को मारा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स अभी सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो है वायलेंस की तरफ इंडियन आर्मी जो है उसको ये स्टेट की तरफ से कहा गया है कि लोगों को चाहे उनको मारना भी हो उनको रोका जाए कि वो आए ना श्रीनगर। तो ये बहुत एक खौफनाक सिचुएशन है कि हमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यही कर्फ्यू की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में यासीन मलिक साहब और दीगर जो हुर्रियत रहनुमा हैं नज़रबंद में हैं, कैद में हैं, उनकी हालत कैसी है? क्या कोई इत्ला है आपको उनकी? आपको पहले भी बहुत दफ़ा चैनल्स पे वैसे भी पब्लिकली मैं बात करती हूँ जिस पे मुझे बहुत कंसर्न है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 35A जब से हटाया, उसके साथ साथ जो उनका मिशन है या जो उनकी स्ट्रेटजी है हिंदुस्तान की कि वो हमारी पूरी तहरीक को दबाने के लिए इसको लीडरलेस करना चाहते हैं। और लीडर्स को ऐसे नहीं होते कि एक साल के बाद दूसरा नया कोई लीडर पैदा हो जाता है। ये तो सदियों में ऐसे लीडर्स के सईद अली गिलानी साहब, यासीन साहब, शबीर शाह साहब जैसे लोग पैदा होते हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा। ये क़यादत है हमारी जो हमारी फ्रंट पर है। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बगैर हम कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान वजूद में आता, या जितनी बड़ी बड़ी तहरीकें दुनिया भर में रेवोल्यूशन आई हैं लीडर के बगैर तो नहीं चलती हैं। तो ये जिस चीज़ के ऊपर ये इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार काम कर रही है, अशरफ चराई साहब को भी जो जहरीला इंजेक्शन दिया गया, फिर उसके बाद सईद अली गिलानी साहब के साथ जो सलूक किया गया उनकी डेथ बॉडी के साथ, और फिर जिस तरह यासीन साहब को डेथ सेल में रखा गया है, वही डेथ सेल जहाँ मकबूल भट्ट शहीद को और अफजल गुरु शहीद को फांसी दी गई, उनकी भी डेड बॉडीज नहीं दी गई उनकी लवाहिकीन को। उसी तरह आज भी जो ये वाकया है, जो रात का वाकया है, जो इतना बड़ा सानिया है, तो इनका वैक्यूम कोई नहीं पूरा कर सकता क्योंकि ये एक ऐसा इतना बड़ा लॉस है। बेशक हम उनके मिशन को आगे लेके जाएंगे, हमने उन्हीं से सीखा है हक और सच पे खड़ा होना, यही हमारे रहनुमा है, मगर उनका वैक्यूम वो जो खला पैदा हो गई है एक इररिपेरेबल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा सीएमा हमें हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोरोना वायरस की नई इक़साम जो सामने आ रही हैं उस पर बात करेंगे। जिस तरह पहले भी हमने बताया कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, नई नई अशकाल की शक्ल ले रहा है और नई दरियाफ्त हुई है मुँह जिसकी मॉनिटरिंग अब शुरू कर दी गई है कई ममालिक में, ख़ासतौर पर लातीनी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में इसकी दरियाफ्त हुई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। शुक्रिया आपका, पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी हैं एंड चेयरमैन PM कोरोना टास्क। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये नई नई इक़साम अब कोरोना की आ रही हैं, डेल्टा वेरिएंट और आपके पास ये मुँह जो एक नए वेरिएंट आया है, अभी ये लातीनी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया और दीगर ममालिक में दरियाफ्त हुआ है। ये क्या वायरस है, ये किस किस्म की किस्म है इसकी वायरस की और ये किस तरह फैलता है? जी, ये जो वायरस है अभी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। मतलब ये कि जो इसकी क्लासिफिकेशन WHO ने दी है कि इससे ख़तरा हो सकता है लेकिन अभी ख़तरा बना नहीं है। ये शुरू हुआ है कुछ ममालिक में जो साउथ अमेरिका में हैं, कोलंबिया वगैरह, और ये जो है ये फैल सकता है लेकिन अभी इसको इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है। हो ये रहा है कि जब जो वायरस आपके पास पुराना वाला वेरिएंट जब जिस्म के अंदर जाता है तो वो मल्टीप्लाई करता है और तकसीम होता है वो, और उसकी अरबों कॉपियाँ बनती हैं और कुछ कॉपियाँ में कुछ फ़र्क आ जाता है ओरिजिनल वायरस के फॉर्म से, और वो जो हैं वो उन कॉपीज़ में बहुत से ख़तरनाक किस्म के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स भी पैदा हो जाते हैं और अगर उनमें ज़्यादा तेज़ फैलने की काबिलियत हो तो फिर वो पुराने वेरिएंट को दबा के छा जाते हैं। यही हुआ अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह जो आते रहे और डेल्टा प्लस के हर 3-4 महीने बाद इस तरह के म्यूटेशंस जो हो रही हैं इसके अंदर, उसकी वजह से नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो कंसर्न है म्यू वेरिएंट में, शायद वैक्सीन्स भी इस पर इफ़ेक्टिव इतनी नहीं होंगी क्योंकि इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में जिस अंदाज से तब्दीलियाँ आई हैं
उससे ये लगता है कि अगर ये खुदा न खास्ता फैल गया तो फिर वैक्सीन इतनी इफेक्टिव सर नहीं जो आप होंगी। बात कह रहे हैं यही WHO की बात है कि वैक्सीन इस पर इतनी असरअंदाज नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है लोगों में खौफ बढ़ेगा कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनको वायरस अटैक करता है तो फिर क्या होगा? क्या उनके ऊपर किस तरह रिएक्ट करेगा ये? अगर ये फैलता है तो फिर मसला यही होगा कि क्योंकि वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन नहीं होगी तो फिर ये जो है ये फिर लोगों पर हमला करेगा और फिर अमवात की शरह बढ़ेगी। और एक बहुत अगर इसमें फैलने की काबिलियत भी है जो कि अभी लगता है कि अभी इतनी नहीं है जितनी कि डेल्टा में है या डेल्टा प्लस में है, लेकिन अगर इसमें वो काबिलियत भी पैदा हो जाती है फर्दर म्यूटेशन से या अभी भी है तो फिर तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ये जो हमें दुनिया में समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। पिछले साल एक साल के अंदर कोई 20 लाख अमवात हुई जी। इस साल जनवरी से अगस्त में 25 लाख ऑलरेडी अमवात हो चुकी हैं। पिछले एक महीने में दुनिया की जो टोटल जो तादाद है कोविड में जो मुब्तला हैं उसकी तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है। तो तेजी से ये बढ़ रहा है। सर पे करें क्या डॉक्टर साहब? अब ये वैक्सीन भी लग रही है, वैक्सीन लोग लगवा भी रहे हैं, इस तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन वायरस भी म्यूटेट हो रहा है और बढ़ भी रहा है, अमवात भी और शरह भी। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहेंगे? अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत अच्छी सूरत हाल है अभी तक मुकाबलतन दूसरे ममालिक के, क्योंकि यहाँ पर जिस अंदाज से जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी रही है और रोज़ाना की बुनियाद पे रिव्यू होता रहा है और कंट्रोल होता रहा है, तो हम 4-5 हज़ार के लगभग डेल्टा के पर हैं और अमवात भी कोई 100 से लगभग हैं, 100 के करीब। जबकि आप दूसरे ममालिक में देखें तो कहीं बहुत ख़राब सूरत हाल हो चुकी है, हालांकि उनके हेल्थ सिस्टम्स बहुत बेहतर हैं, ख़ासतौर पर मगरिब में। तो हमें जो है इसमें अब जब तक कि वैक्सीनेट नहीं हो जाते, अब जो है तकरीबन 15 लाख वैक्सीन रोज़ाना लगवा रहे हैं। अगर ये बरकरार रही रफ्तार तो तकरीबन 3 या 4 महीने में हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाएगी, तो सूरत हाल फिर काफ़ी हद तक और बेहतर हो जाएगी। कम से कम शदीद बीमारी से महफूज हो जाएंगे। कोरोना फिर भी बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आप वैक्सीन लगवाएं ताकि इसकी शिद्दत को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान की वो दूसरे ममालिक से बेहतर हैं, तो फिलहाल यहाँ पर अभी भी सूरत हाल कंट्रोल्ड है और वैक्सीन लगवाएं ताकि शिद्दत को कम किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।